गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ का एक नया और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, या फिर इसको बोलते हैं संभावना, पॉसिबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स होगा जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जैसे इसको मैं पहले हम आपको सेट के बारे में समझाते हैं। सेट क्या होता है? सेट एक प्रकार का जो है वो कलेक्शन है जो दुनिया के सारे वस्तुओं को इसको में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को लिखने का कुछ शर्त होता है, जैसे सेट में कभी भी कोई भी नंबर को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। हमेशा सेट में एक नंबर को एक ही बार, एक लेटर को एक ही बार, एक वस्तु को एक ही बार में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार रिप्रेजेंट करने का मतलब कि सारा दुनिया में जितने भी वो बॉडी है, वो नंबर है, वो लेटर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेट बनाते हैं, जैसे अगर लिखे सेट ऑफ इवन नंबर, तो हम यहाँ पे सेट बनाएंगे और वो सेट किसका? इवन नंबर का। इवन नंबर आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से। तो ये आपका सेट हो गया इवन नंबर का। अगर यहाँ पे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं, तो इसका सेट आपका हो जाएगा। तो सेट का मतलब समझ में आया। ये जो है वो कलेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है एक प्रकार का, जिसको हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। अब सेट में कुछ टर्म्स आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, पहला हमारा आता है नल सेट। नल सेट या नल सेट, जैसे मान लेते हैं कि आपको बोला है ए जो होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड नंबर जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो कहने का मतलब हो गया, हमें नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 ये सब होता है, लेकिन बोला है हमें वही नंबर सिलेक्ट करना है जो 1 से लेस है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेस कोई भी हमारा नंबर नहीं है, तो कह सकते हैं इस सेट में हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए इसको हम 5 बोल सकते हैं। यानी 5 में नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे वो 0 होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई इवेंट, कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ये आपका हो गया नल सेट। फिर आपका होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, जैसे दो सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे जब उसके ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे बराबर हो। जैसे अगर यहाँ पे हम बोले एक हमारा सेट है एक्स, वाई और जेड का, और एक हमारा सेट है ए, बी और सी का। ये बोला गया है कि ये दोनों सेट जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पे मस्ट बी एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड जेड इज इक्वल टू सी होगा। तो ये आपका होता है इक्वल सेट। फिर आपका होता है फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इवेंट्स जो हों वो डिफिनिट नंबर में होंगे, उसको फाइनाइट बोलेंगे।
और जिसमें नंबर ऑफ इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, अनंत हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ सेट हो गया। और भी आप सेट का पूरा डिटेल स्टडी 11 क्लास में कर चुके हैं, इसलिए हम जो प्रोबेबिलिटी में यूज आने वाला है उसकी बात करते हैं। सेट में हमारा दो टर्म हमेशा आते रहता है। एक टर्म हमारा होता है यूनियन और दूसरा हमारा टर्म आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो है ना वो नीचे की ओर लिखा जाता है। तो ये दोनों का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये इसका वेन डायग्राम बनाते हैं ए यूनियन बी का। मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ये पार्ट और इधर का ये पार्ट। ये हमारा ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए और बी को मिला करके एक ऐसा सेट तैयार कर दिया जाए जिसमें ए का भी सभी एलिमेंट्स हो और बी का भी सभी एलिमेंट्स हो। जैसे ए इक्वल टू ए बी सी है और बी इक्वल टू सी डी और ई है। तो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो कहने का मतलब हम देखिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। बट ये यूनियन का मतलब हो गया कि एक ऐसा सेट तैयार करें जिसमें ए का भी सभी एलिमेंट्स हो, बी का भी सभी एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ए और बी, इसमें है इसमें नहीं है तो लिख देंगे। सी इसमें भी है तो एक ही बार लिखना है। डी इसमें है उसमें नहीं है तो लिखेंगे, ई भी लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। बात यहाँ क्लियर हो गया। तो ए यूनियन बी इस प्रकार से होता है। अगर हम देखें जैसे ए यूनियन बी, यहाँ पर ए और बी में कुछ कॉमन भी है। कई बार ऐसा मिलता है ए और बी, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। तो इस केस में जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये ए का सारा इवेंट्स हो गया, ये सभी इवेंट्स बी का हो गया। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। कई बार ऐसा होता है ए यूनियन बी जो है इस केस में मिलेगा ऐसा भी, ये ए है और यही आपका बी भी है। मतलब ए इज इक्वल टू अगर बी होगा तब यहाँ पर ए यूनियन बी, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी का एक वैल्यू होगा। जैसे अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं या प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ए यूनियन बी का, तो इस केस में ये मिलता है पी ए प्लस पी बी। देखिए जब ए और बी को हम लोग जोड़ दिए तो एक बार पी ए कहने का मतलब ये आया, पी बी कहने का मतलब ये आया। तो ये वाला पार्ट हमारा दो बार आ गया है और ये वाला जो कॉमन रीजन होता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन को हम माइनस कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में ये आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। तो इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। और इस केस में ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा पी बी। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन यूनियन। अब थोड़ा सा हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब आपको समझना है कॉमन रीजन या कॉमन एरिया या कॉमन लेटर, कॉमन नंबर जो भी हो। जैसे मान लेते हैं ये वन डायग्राम देख रहे हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी का, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला होगा पार्ट, यही आपका कॉमन रीजन है। अगर इसको लिखना है ए इंटरसेक्शन बी तो ये मिलता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी।
दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये इधर है ये इधर है, तो क्या यहाँ पे ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। देख रहे हैं कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इस केस में जो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। चलिए तो हम अब आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में दो चीज और निकालने के लिए रहता है, एक तो इवेंट, इसको एग्जॉस्टिक इवेंट बोलते हैं, एग्जॉस्टिक इवेंट, इसको शॉर्ट में ई से लिखते हैं, और एक होता है सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस को हम लोग ए से लिखते हैं। तो क्या है एग्जॉस्टिक इवेंट जो है, क्या होगा, जैसे जिस चीज का प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए बोलेगा उसका सेट कहलाता है एग्जॉस्टिक इवेंट। और अगर कोई भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के द्वारा जितना भी टोटल रिजल्ट आता है वो सारा का सारा रिजल्ट कहलाता है सैंपल स्पेस। जैसे आपसे अगर बोले, अगर दो कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, दो कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों कॉइन पर हेड आए। तो इस केस में हम पहले ई लिखते हैं, ई मतलब एस लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस जो है ना वो टोटल पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी। तो ऑल पॉसिबिलिटी, दो क्वाइन है तो दोनों पर हेड हो सकते हैं, या एक पर हेड तो एक पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑल पॉसिबिलिटी। अगर हम ई की बात करते हैं तो ई जो होगा, क्या बोला था कि दोनों क्वाइन पर हेड आनी चाहिए, तो दोनों क्वाइन पर हेड जो है ना एक ही जगह पर है, तो ये हमारा हो गया एग्जॉस्टिक। तो सैंपल स्पेस का मतलब समझना है कि ऑल पॉसिबिलिटी, और एग्जॉस्टिक इवेंट का मतलब समझना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा वो। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एग्जॉस्टिक इवेंट की संख्या की बात करेंगे और सैंपल स्पेस की बात करेंगे, तो ये सैंपल स्पेस के बराबर या उससे छोटा होगा, कभी भी सैंपल स्पेस से ये बड़ा नहीं हो सकता है। एक चीज और, एन ई का जो वैल्यू है वो कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा होगा तो 0 होगा। जैसे आपसे बोले जाए दो कॉइन है एक साथ उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि किसी पर हेड और टेल कुछ ना हो, ना तो हेड हो और ना ही टेल हो। या फिर बोलेगा क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे एक पासे में उसको फेंका जाए और पासा को फेंकने के बाद क्या पॉसिबिलिटी होगा कि उस पर 7 आ जाए, तो क्या पासा पर कभी 7 आ सकता है? नहीं। तो उस केस में एग्जॉस्टिक इवेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, डिवाइडेड बाई एनएस। एनएस से हम पूरा में डिवाइड देते थे, यहाँ 0 बाई एनएस हो जाएगा, यहाँ एन ई बटा एनएस हो जाएगा, और यहाँ पे एनएस बटा एनएस हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, इसी को एन बटा एनएस ही हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है, और ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटा नहीं और कभी 1 से बड़ा नहीं। अगर इसी को परसेंटेज में लिखते हैं तो 0 तो प्रोबेबिलिटी जो है इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है।
अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर अभी बताए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसको इधर कर देते हैं तो हमको मिलता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 तो पी 5 या फिर 0, तो इस केस में पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो ये 1 2 और ये 3 चौथा। अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो आप लिखेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए पांचवा, अगर आपको ए बाई बी निकालनी हो तो आप लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टा में पी बी। ध्यान देना है जब दो का डिवाइड निकालना रहता है तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी लेते हैं, बट्टा में पी बी हो जाएगा। चलिए छठा, पी अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोलेगा तो एक पी ए इंटू पी बी होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जब ए और बी क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब समझ में आया क्या? मतलब ना तो ए डिपेंड करेगा बी के ऊपर ना ही बी डिपेंड करेगा ए के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में यहाँ पे 2 नहीं 3 4 5 भी हो सकते हैं। अगर ए बी और सी तीनों हो और तीनों इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी आप दे सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूला हो गया, ये सभी फॉर्मूला को आपको नोट कर लेंगे और इसके बाद हम आपको कुछ और भी बातों को बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पे P डैश A निकालने की बात होगा तो आप क्या करेंगे 1 माइनस पी ए करेंगे। अगर आपको P डैश E बोलता है तो 1 माइनस पी ई करेंगे। अगर P A इंटरसेक्शन B इसका डैश बोला है तो आप ये 1 माइनस इंटरसेक्शन बोला तो आप यहाँ यूनियन को हटाएंगे। अगर P डैश A यूनियन B है तो आप यहाँ पे यूनियन बोला है तो आप घटाएंगे किसको इंटरसेक्शन को, ये उल्टा घटाना पड़ता है। तो ये सब फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ये सारे फॉर्मूला को फॉलो करता है। आप ये फॉर्मूला को नोट करेंगे और हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम आपको अब बता देते हैं जिससे आप ये सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सके। एक और याद रखना है पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है।
क्वेश्चन आता है ना वो बहुत आसान होता है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझे। क्वेश्चन दे रखा है a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 5 6। कहता है कि ये डाइस जो है वो रेड वाला है और ये डाइस जो है वो ग्रीन डाइस है। अब कहता है कि क्या ए और बी जो दोनों डाइस हैं अब ये जो डाइस हैं इसको में क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसको इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस में एक डाइस है तो 1 2 3 4 5 और 6 ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पी ए निकालेंगे तो एन ए और बटा एन एस हो जाएगा। एन ए जो है ना वो 3 है नंबर है और वाई 6 तो ये 1/2 हो गया। अब हम पी बी निकालेंगे तो यहाँ पे एन बी बटा एन एस हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, मतलब ये भी 1/2 हो जाएगा। अब पहले हम यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले बात करते हैं कि क्या यहाँ पर दोनों में से कोई कॉमन है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ है, यहाँ 4 5 6 है, तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला, तो इसलिए कह सकते हैं कॉमन हमारा 0 होगा। तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 और बटा में 6 मतलब क्या आएगा 0। हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी होना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा 0 है वो देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पी ए और पी बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं पी ए 1/2 है और पी बी भी 1/2 है, तो यहाँ पे 1/4 नॉट इक्वल टू 0। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। चलिए तो आगे आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे आगे अगला क्लास में।